अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक होता था अरब बाज़ार और आजकल पाकिस्तान में लगा हुआ है अरब बाज़ार। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से कोई भी करप्शन ऐसी हम नहीं देख रहे जो अरब से कम की हो। सूरत हाल कुछ ऐसी है कि इतने अरब शायद अरब ममालिक में मौजूद नहीं है जितने अरबों की करप्शन हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त हो रही है। मौजूदा करप्शन आपके सामने M6 मोटरवे जो कि हमें मालूम है कि ये आखिरी सेक्शन है पेशावर टू कराची मोटरवे का जिसको गवर्नमेंट कंप्लीट करने जा रही है। उसके अंदर कितना बड़ा करप्शन का जो सिनेरियो हमारे सामने आया है। ताशफीन आलम साहब जो डीसी थे नौशहरा फ़िरोज़ के, तकरीबन 2.14 बिलियन की करप्शन, सवा 2 अरब रुपए का चूना पाकिस्तानी अवाम को। ये पैसे हुकूमत के नहीं हैं, ये पैसे आपके मेरे पैसे हैं। ये मेरे टैक्सेस के पैसे हैं, ये जो चोरी है, ये मेरे डकैती मेरे अकाउंट पे चोरी है, मेरे टैक्सेस के पैसों से चोरी है, क्योंकि हम ही तो वो लोग हैं, आप और मैं, हम ही तो वो लोग हैं जो हुकूमत के तेल के कुएँ हैं, जो हुकूमत की सोने की और हीरे की कानें हैं। ये सारा टैक्सेस का पैसा जो हम देते हैं, वही तो जाता है इन सब लोगों के पास। अब वो साहब जो हैं, वो इस वक़्त चले गए हैं आज़रबाईजान में और बाकू में बैठ के खुदा के हुस्न का जो वहाँ पे वो मुज़ाहरे देख रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है, इन्होंने राब्ता किया है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि ये जो डीसी होते हैं, ये पैस के मतलब पैस में आते हैं, जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, फेडरल के ये नुमाइंदे होते हैं सूबे के अंदर। तो सिंध गवर्नमेंट ने कहा है उनको कि भाई ये ज़रा इनको पकड़िए, रेड वारंट उनके लिए इशू किए गए हैं। लेकिन वो उससे पहले ही यहाँ से फ़रार हो गए हैं, सवा 2 अरब रुपए की करप्शन करके। मीडिया पे ये खबरें आपने देखी होंगी। मैं आपको एक्चुअली प्रोजेक्ट की थोड़ी डिटेल बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें उसके बीच में आएँगी, वो उसका हिस्सा है। खून जलता है, दिल कुढ़ता है ये सब चीज़ें देख के कि हमारे मुल्क के अंदर किस लेवल की करप्शन होती है और क्या कुछ होता है। और इंटरनेशनल कितनी बदनामी होती है उससे, कि अब हमने इंटरपोल को, जो इंटरनेशनल क्राइम पुलिस जो होती है, उसको हमने इन्वॉल्व किया हुआ है इनको पकड़ने के लिए। और ये हमारे लोग, ये पढ़े लिखे लोग, पढ़ी लिखी क्लास जो ये सब कुछ करके और फिर यहाँ से भाग जाती है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं। गुस्सा इस बात पे भी आता है कि लोग जो है वो बुरा समझते हैं उन शोबों को, उन लोगों को, उस मेहनत करने वाले इंसान को, जो शायद किसान है, जो एक मोटरसाइकिल का मैकेनिक है, जो एक बगैर कम तालीम के साथ वो कोई काम कर रहा है, किसी भी शोबे के अंदर मौजूद है, वो इवन रियल एस्टेट के अंदर मौजूद है। उन लोगों को हम करप्ट समझते हैं, हम उन लोगों का इमेज हमने बहुत ख़राब किया होता है। और वो लोग जो ढाई ढाई 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ियों में फिरते हैं, जिनके आगे पीछे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिनके साथ पुलिस उनकी हिफाजत कर रही होती है, वो लोग जिनकी नौकरियां सिक्योर होती हैं। सीएसएस का एग्ज़ाम तो आप कुदरतुल्लाह शहाब साहब के शहाबनामा से शुरू करें, और अभी जो आखिरी मैंने एक डीजी सिविल सर्विसेज जो हैं उमर रसूल साहब, उनका एक व्लॉग देखा मैंने, वीडियो देखी उनकी, प्रोफेसर तैमूर रहमान साहब के साथ लम्स के अंदर वो आए हुए थे। सो मेरा खुद पैशन रहा सीएसएस करने का, मैं उसकी तैयारी करता रहा कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में बैठ के, और बहुत शौक था पढ़ने का। सो वो तालीम लेके, वो विज़न लेके, वो एक पाकिस्तान को चेंज करने की एक जस्तजू लेके आप आते हैं, और आने के बाद आपका एम सिर्फ़ करप्शन बचता है। और इतनी बड़ी करप्शन कि आप सवा 2 अरब रुपए लें और आप यहाँ से फ़रार हो जाएँ और पूरा मुल्क आपको देखता रह जाए, पूरे मुल्क की पुलिस आपको देखती रह जाए। यहाँ तो आप सिग्नल काटें तो आपको रोक लिया जाता है। आप कोई छोटा-सा कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं, आप और मैं, आम इंसान, तो उसको उठा लिया जाता है। और यहाँ पे इतने बड़े-बड़े अरबों रुपए के पैसे लूट के लोग निकल जाते हैं आराम से और किसी को पता भी नहीं चलता। जो अब हैरत की बात है। तो बहरहाल जी, अब ये जो मोटरवे बन रही है, जिसका हमें मालूम है कि सी पैक का हिस्सा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर सड़कों का जो जाल बिछ रहा है, उसी सक्खर टू हैदराबाद मोटरवे का जो सेक्शन है, 306 किलोमीटर लंबी ये मोटरवे है, 6 लेन की जो बनेगी। और उससे सक्खर से हैदराबाद का जो रास्ता है, वो तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे पे आ जाएगा। जिसकी वजह से आपको मालूम है कि M9 पे जितनी भी डेवलपमेंट इस वक्त हो रही है, वो मैं समझता हूँ कि ये सारी डेवलपमेंट जो है, ये इसका एक बहुत बड़ा जो वो है रीज़न है, वो M6 भी है। कि M6 की वजह से इंटीरियर सिंध जो हमेशा पसमानदा रहा, तो वो सिटीज़ दादू, खैरपुर, मेतली, आपके हैदराबाद से आई हुई तमाम सिटी जो हैं, बेनज़ीराबाद है, लाड़काना है, आपका सक्खर है, ये तमाम सिटीज़ जो हैं वो मेन शहर कराची के साथ लिंक हो जाएँगे और बहुत तेज़ी से वहाँ से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगी।
ये जो सेक्शन बनने जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 13 दिसंबर को अभी इसका इनॉग्रेशन कर दिया था इस पूरी रोड का। इसमें थोड़ी सी इसकी डिटेल बता देता हूँ आपको। ये 307 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट को ये पैसे उनके पास मौजूद पब्लिक प्राइवेट के पार्टनरशिप पे, बेसिस पे ये हो रहा है प्रोजेक्ट जो है। और एनएचए ने इसके ऊपर एक अच्छी भली अमाउंट गवर्नमेंट को दी थी, जिसमें से फिर ये डकैती की वारदात हुई है। सड़क की डिटेल कुछ ऐसी है कि खैरपुर शहर जो है वहाँ पे 76 किलोमीटर का जो इसका रोड है वो खैरपुर की ज़मीनों के अंदर आ रहा है। मटियारी के अंदर 70 किलोमीटर का आ रहा है। नौशहरा फ़रोज़ के अंदर 59 किलोमीटर्स की लैंड नौशहरा फ़रोज़ से गुजरेगी ये रोड। शहीद बेनज़ीराबाद के अंदर 59 किलोमीटर की जो रोड है ये उस डिस्ट्रिक्ट में से, ज़िले में से गुजर रही है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 15 इंटरचेंजेस बनेंगे। सक्खर टू हैदराबाद के लिए 15 इंटरचेंजेस आ रहे हैं। उसके एक मेन ब्रिज आ रहा है रिवर इंडस के ऊपर, दरिया सिंध के ऊपर। 82 कैनाल के ब्रिजेस हैं, छोटी नहरों पे पुल बनेंगे। 19 ओवर फ्लाईओवर्स हैं, यानी कि ये नीचे से गुजरेगी रोड और इनके ऊपर से दूसरी जो आपकी मेन रोड है वो उसके ऊपर से गुजर रही होगी, शहरों की जो सड़कें। 6 फ्लाईओवर्स आएंगे जहां से ये रोड को उठाएंगे और फिर इसको बाईपास करवाएंगे। 6 फ्लाईओवर्स हैं। 19 सर्विस एरियाज हैं लोगों के लिए। रोड के दोनों तरफ 19 सर्विस एरियाज मिलेंगे। 40,000 गाड़ियों का एस्टिमेट है कि जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो 40,000 गाड़ियां यहाँ से डेली बेसिस के ऊपर ट्रैवल कर रही होंगी। 130 किलोमीटर की ड्राइविंग स्पीड रखी हुई है उन्होंने। आप अगर यहाँ से सक्खर से मुल्तान की तरफ हम जाते हैं मोटरवे पे, तो हम देखते हैं कि भाई लोग वहाँ पे 170 180 तक की स्पीडें मार रहे होते हैं। सो 130 की स्पीड की लिमिट वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी उन्होंने दी है। सर ये होता ये है कि ये जितनी भी लैंड जब ये किसी भी जगह कोई ऐसा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट अनाउंस होता है तो वहाँ जो ज़मीन होती है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी कोई ज़मीन मौजूद है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस लैंड को एक्वायर करती है। तो ये एक एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट जिसे कहा जाता है, स्टेट लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। तो गोरे साहब का ये बनाया हुआ कानून था। हम उसके मुताबिक जो है वो स्टेट उस लैंड को ओन करती है और फिर ख़रीदने की तरफ जाती है और उसकी एक मार्केट वैल्यू लगाई जाती है। और जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे वहाँ पे होते हैं, जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर्स होते हैं, जिस तरह इस केस के अंदर ये जो हमारे भाई साहब थे ताशफीन साहब, जो डीसी साहब थे, इन्होंने खुद अपने आप को लैंड एक्विजिशन का नुमाइंदा वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। और देन उसके बाद वहाँ पे इन्होंने ज़मीनें ख़रीदनी शुरू कर दी लोगों से और उसकी बेसिस के ऊपर इन्होंने उनको पेमेंट्स करनी शुरू कर दी। अब वो किस तरह से सिलसिला चला है, उसमें होता ये है कि देखें ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये हर जगह पे है। मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ। एक बुक है बहुत खूबसूरत, आप पढ़िएगा। किताबें से मोहब्बत करें, किताबें पढ़ने से आपको बहुत नॉलेज मिलता है। एक किताब है इनकी, जनरल शाहिद अजीज़ साहब की बुक आई थी, ये खामोशी कहाँ तक। ये खामोशी कहाँ तक, लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज़ साहब, ये कोर कमांडर लाहौर भी रह चुके हैं। उसके अलावा बहुत अहम पोजीशंस पे ये रहे। ये जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी रहे मुशर्रफ साहब के टाइम के ऊपर, कारगिल की वॉर के टाइम पे। फिर उसके बाद इनका जो है वो थोड़ा सा कुछ फटे बुड्ढे चले और फिर ये साइड पे हो गए। फिर इन्होंने इस किताब लिखी, वो जो किताब है ये खामोशी कहाँ तक। ये आपकी तारीख़ के बहुत से राज़ों से पर्दे उठाती हैं और वो चीज़ें जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं उससे ज़्यादा भयानक सच आपको जो है वो यहाँ नज़र आता है इन किताबों के अंदर, अगर आप कभी खोलें। उस किताब के जो 309 310 से लेके 315 तक के जो सफ़े हैं, 310 से 315 के, उसमें इन्होंने एक बाब है, जिस एक चैप्टर है जिसका नाम है कैसे कैसे यारों का बहरूप खुला। तो वो जो कैसे कैसे यारों को वो जिक्र कर रहे हैं, वो एक्चुअली अब जारी बात है यूनिफॉर्म ऑफिसर हैं तो वो यार उनके अपने ही है ना। तो ये उस वक्त जब ये कोर कमांडर थे लाहौर के, तो उस वक्त का इनका ये वो रेफरेंस दे रहे हैं उनका इस किताब का। मैं थोड़ा सा आपको एक रेफरेंस के लिए एक पैराग्राफ थोड़ा सा सुना देता हूँ कि क्या क्या कुछ होता है, ताकि आपको अंदाज़ा हो। तो वो कहते हैं कि जी लाहौर आने के बाद काफ़ी दिनों तक मैं डीएचए के दफ्तर ना जा सका। जब पहली मरतबा गया तो एक ज़मीन दोस्त कमरे में ले जाया गया, जैसे फ़ौज का कोई ऑपरेशन रूम हो, यानी तहखाने में चले गए। दीवार पे नक्शे लगे हुए थे प्रॉपर्टीज़ के, लैंड के। मैंने पूछा कि ये क्या है, तो कहा कि आपको डीएचए के नए मंसूबों की तफसीलात बताएंगे। इन मंसूबों को खुफिया रखा जाता है। जब तमाम मंसूबे मुझे समझा दिए गए, ये एज अ कोर कमांडर वहाँ मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं मीटिंग को। तो कहते हैं कि जब तमाम मंसूबे मेरे सामने आ गए तो मैंने पूछा कि ये सब राज में क्यों रखा हुआ है। तो जवाब मिला कि जी अगर लोगों को इल्म हो जाए कि हम नए मंसूबे कहाँ शुरू करने वाले हैं तो ज़मीन की कीमत बढ़ जाएगी। मैं हैरान हुआ। मैंने कहा यार डीएचए तो ज़मीन की कीमत अदा नहीं करता, हर 4 कनाल की ज़मीन के एवज़ एक प्लाट देता है। ये एक एक्चुअली एक फ़ार्मूला है जो कि यहाँ भी चलता है, डीएचए कराची में भी, डीएचए क्वेटा में भी, डीएचए मुल्तान में, जहाँ भी डीएचए लॉन्च होता है, डीएचए एक्चुअली ज़मीन को ना ख़रीदता नहीं है। ज़मीन आपकी एकड़ों में ज़मीन है, आप ज़मीन के मालिक हैं, ज़मींदार हैं, जद्दी पुश्ती आपकी ज़मीन है, तो आप डीएचए के पास जाएँगे या डीएचए की हदूद में अगर आपकी ज़मीन वहाँ लॉन्च करने का प्लान करेगा, वो आपसे राब्ता करेगा। वो बोलेगा कि भाई आप ये मुझे अपने 10 एकड़ दे दीजिए
और इन 10 एकड़ के बदले आप मुझसे 500 गज की या 1000 गज की, जो भी वो आपसे फार्मूला तय करेंगे कि मुझसे 500 गज की आप 10 एकड़, 1 एकड़ के बदले आप मुझसे 1 या 1.5 फाइल आप मुझसे ये ले लीजिए। अब जब मैं इसको लॉन्च करूंगा तो उस फाइल की प्राइस में ये अनाउंस करूंगा, आप इसको मार्केट में सेल कीजिए और आपको उससे ज़्यादा फायदा होगा जो आप आज मुझसे ज़मीन के बदले में चाह रहे हैं। ये डीएचए का एक सिंपल सा ज़मीन को एक्वायर करने का उसका तरीका होता है। तो और वो फाइलें जो है वो उन लोगों को मिल जाती हैं, तो आप ज़मीन देते हैं और कागज़ जो है वो उनसे ले लेते हैं, और ये ऑब्वियसली बेनिफिट होता है क्योंकि डीएचए एक ब्रांड नेम है। तो उसके बाद वो होता है, तो कहते हैं कि ज़मीन बेचने वालों को इन प्लाटों के कागज़, जिन्हें फाइलें कहते हैं, दे दिए जाते हैं। फिर जब यहाँ कोई फ़ेज़ मुकम्मल होता है तो उसको फ़ाइलों पे नंबर लग जाते हैं। इस तरह ज़मीन बेचने वाले को ज़मीन की कीमत से कहीं ज़्यादा रकम मिल जाती है। जब मैंने पूछा कि आपका ज़मीन का कीमत चढ़ने से ताल्लुक क्या है भाई? तो कह दिया कि जी बड़े मसले होते हैं, आप वक़्त के साथ समझ जाएँगे। तो मैंने कहा जी कि बंद कमरे में जो लोग बैठे हैं और डीएचए के मंसूबों से वाकिफ़ हैं, जो उस वक़्त मीटिंग का पार्ट थे, अगर वो ज़मीन के मालिक से सारी ज़मीन आज की कीमत पे खरीद लें, तो कल यही ज़मीन डीएचए को दे के अरबों के मालिक नहीं बन सकते? तो कहने लगे सर हो तो सकता है मगर हम ऐसा नहीं करते। तो मैंने कहा कि जी अगर आप यही चीज़ करने की बजाय आप सिंपल जो ज़मीन के ओनर आज मौजूद हैं, आज की तारीख में जब आप प्लान कर रहे होते हैं, आप ये ज़मीन उनसे डायरेक्ट ले रहे हैं, उनसे ये चीज़ें कर लें, तो वो हो जाएगा। बल बड़ी मज़े की उसके बाद इनकी डिटेल है। तो ख़ैर वो उस मीटिंग के ऊपर मुशर्रफ साहब से उनकी क्लास भी होती है, उस चीज़ के ऊपर। सब वापस आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। लेकिन बताने का आपको मकसद सिर्फ़ ये था कि ये जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जब भी ये एनएचए ने भी वही काम किया, इन्होंने एक रकम जो है वो ट्रांसफ़र की थी सिंध बैंक के अंदर। और सिंध बैंक जो है वो उस वहाँ से वो रकम इस्तेमाल होनी थी लैंड एक्विज़िशन के लिए, जिस-जिस डिस्ट्रिक्ट में या ज़िले के जो डीसी बैठे होते हैं, डिप्टी कलेक्टर्स आज़ाद जो बैठे होते हैं, वो लैंड एक्वायर करके उन्होंने देनी थी वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर्स ने और डीसीज़ ने। तो इन्होंने खुद अब हर ये लैंड एक्विज़िशन ऑफ़िसर होता है, ये एक्चुअली असिस्टेंट कमिश्नर का ये वो था, रोल था, उसको ये एज़ ए लैंड एक्विज़िशन ऑफ़िसर उसे अपना रोल प्ले करना था। लेकिन डिप्टी कलेक्टर साहब ने खुद अपने आप को डिक्लेयर किया कि मैं लैंड एक्विज़िशन ऑफ़िसर हूँ, और अपने ही सिग्नेचर्स के साथ वो तमाम रकूम जो हैं वो वसूल करनी शुरू कर दी इन्होंने। अच्छा, इसके बाद इन्होंने जी तकरीबन कोई एनएचए के ने इनको 15 बिलियन ट्रांसफ़र किए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो बनी हुई है, उन्होंने 15 बिलियन रुपीज़ जो है वो ट्रांसफ़र किया, और उसके अक्टूबर 17 से लेके नवंबर 11 के दरमियान ये पैसे निकले अकाउंट से, और ये तकरीबन 2.14 बिलियन की रकम है। ये कैश की शक्ल में निकली, ओपन चेक्स निकले, ओपन बेरियर चेक्स जो हैं वो निकले। अब ये कोई जो टोटल वो लोग थे, 850 लैंड ओनर्स थे, साढ़े 800 के करीब ज़मींदार थे जिनको ये पैसे मिलने थे। तो उनको ओपन चेक्स दिए गए कैश की शक्ल में। अब गवर्नमेंट का ये होता है कि जब किसी कोई बैंक जो है वो कोई अकाउंट से पैसे या अकाउंट ओपन ही नहीं हो सकता है जब तक कि सूबाई जो आपका महकमा फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वहाँ से अप्रूवल्स मिलती हैं एज़ पर स्टेट बैंक, उसके बाद वहाँ से पैसे निकलते हैं। तो वो सब चीज़ें होती रहीं, और वो सब उन्होंने पैसे लिए। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो हमारा एक एक्विजिशन का एक्चुअल प्रोसेस है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि जब आप किसी को लमसम पेमेंट नहीं कर सकते। लाइक मैं आप अगर 50 लोगों की ज़मीन है तो मैं 50 का नुमाइंदा बन के लैंड के सामने आके पैसे वसूल नहीं कर सकता। जिसके नाम पे खाता है वो बंदा सामने आएगा, वो अपने अंगूठे भी लगाएगा, वो आपसे चेक भी वसूल करेगा, प्रूफ़ देगा कि हाँ, मैं ये आपसे ज़मीन ले रहा हूँ। तो मेजॉरिटी यहाँ पे लमसम पेमेंट्स हो गई। तो एक्चुअल खातेदार जो हैं वो सामने आए नहीं उसके ऊपर। तो ये तकरीबन कोई 1 क्वार्टर की गेम है। जून जुलाई से के एंड से ये गेम शुरू होती है और अक्टूबर नवंबर के तक ये गेम ख़त्म हो जाती है। और ये तकरीबन सवा 2 अरब रुपया यहाँ से निकल गया। आप और मैं दोनों लुट गए हम लोग, ये हमारा पैसा। हम पड़े रहते हैं ब्रोकरों के पीछे, बिल्डर्स के पीछे, एक आम काम करने वाले के पीछे, किसी छोटे बिज़नेसमैन के पीछे। वो तो फिर बेचारा कुछ ना कुछ करके ये दे रहा होता है, लेकिन ऐसे पैसे लेके बाकू नहीं भागता, या इस तरह से पैसे लेके जो है वो अ, किसी दूसरे मुल्क में पैसा इस तरह ट्रांसफ़र नहीं करता। कोई भी जो बंदा काम करता है वो यहीं रहता है, यहीं सब कुछ करता है। आप, मैं, हम सब लोग यहाँ काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, और वो क्लास जिसकी रेपुटेशन इतनी है कि हम सब चाहते भी हैं वहाँ जाना, अपने बच्चों को वहाँ भेजना चाहते हैं। उन सब के जो अमाल हैं, करतूत हैं, वो इस किस्म के हैं कि आप इनकी तो इज़्ज़त जो है मैं समझता हूँ कि शायद आप इसको चीटर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इन लोगों को? मतलब ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनका क्या है? ये मुआशरे के अंदर क्या एक किरदार अदा कर रहे हैं? मुझे मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि 1970s के अंदर कोई जैपनीज़ या किसी जगह से कोई डेलीगेशन आया था, तो वो पाकिस्तान के पुलिस डिपार्टमेंट को हम उस वक़्त रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान कर रहे थे। तो उन्होंने जब स्टडी किया पूरा स्ट्रक्चर और देखा हमें, तो उन्होंने ये एक मशवरा ये दिया
कि जी अगर आप सिर्फ खाली पुलिस का डिपार्टमेंट ही ख़त्म कर देंगे, तो आपके 20% करीब क्राइम्स जो हैं वो कम हो जाएँगे। आप कंट्रोल कर सकते हैं क्राइम्स को 20% करीब, अगर आप इस कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट को ही ख़त्म कर दें उसके ऊपर से। सो मुझे तो लगता है कि जो सूरत हाल है, इससे तो शायद पाकिस्तान पूरा अल्लाह तवक्कल ही चल रहा है। अब जिस तरह लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान के कोई हालात ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। मैं 1970 या 1978 या 79 के अखबारात मैंने बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी मुल्तान की लाइब्रेरी में मुझे जाने का इत्तेफ़ाक हुआ और मैंने वहाँ पे जंग अखबार देखे, नए वक्त अखबार देखा। तो उस वक़्त के अखबारात की कटिंग मैंने खुद देखी, हेडलाइंस उनकी देखी कि जहाँ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान इस वक़्त नाज़ुक तरीन दौर से गुज़र रहा है। आज हम अपने नाज़ुक तरीन दौर में दाखिल होने जा रहे हैं और पाकिस्तान का नाज़ुक तरीन दौर जो है वो अभी तक ख़त्म होने को नहीं आ रहा। तो ये जो लोग हैं ये इतने बड़े-बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ जिससे पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी बदल सकती है, उसके साथ भी ये इस अंदाज़ से जो है वो उसको ख़राब करते हैं, तबाह करते हैं उसको और इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं इस पाकिस्तान को। ख़ैर, अब ये है जी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसकी इनॉग्रेशन कर दी है 13 दिसंबर को और 30 महीने का टाइम दिया गया है, 30 मंथ्स का। तो आप लगा लीजिए कि अप्रॉक्स कोई 2025 के मिड में जाके इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता है कि M9 पे जितनी डेवलपमेंट इस वक्त है कराची के अंदर, सुपर हाईवे जिसे हम कहते हैं, सुराबकोट से लेके बहरिया टाउन तक, जो अभी बहरिया टाउन का फ़ेज़ 1 है, वहाँ तक तो आपको लगता है कि अब शहर का पार्ट ही आप बन गए हैं, शहर पाकिस्तान ही आपको फ़ील होती है, पीछे से जो कंटिन्यू होती जा रही है, वही आपको लगता है कि शहर पाकिस्तान है आगे। अब आगे का जो एरिया है वो, अब कल जब बहरिया अनाउंस उन्होंने हल्का-सा वो किया है कि जी हम उसकी कमिंग सून का उन्होंने एक टीज़र दिया है और जैन की फर्स्ट वीक ऑफ जैन से वो उसको लॉन्च करने जा रहे हैं अगले साल से, 2023 से। उसके बाद मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल के अंदर जैसे ही रोड कंप्लीट होगी, तो ये जो आगे का पूरा एरिया है टुवर्ड्स हैदराबाद, ये बहुत ज़्यादा आबाद होने वाला है। हमें मालूम है कि ये जो हमारी पीएफ बेस है शारा फैसल वाली, ये यहाँ से ऑलमोस्ट मूव कर चुकी है। इनके जो मेन ऑपरेशंस हैं वो शायद अब वहीं से होते हैं, फ्लाइंग वगैरह बुलारी बेस से। और बुलारी बेस का एरिया जो है वो 50,000 एकड़्स, 55,000 एकड़्स मेरे ख्याल में प्लस है। तो 55,000 एकड़ बहुत बड़ा एरिया है। ये करंट जो बहरिया टाउन है इससे तो बहुत बड़ा एरिया उनके पास है। वहाँ पे जो बेस पे उन्होंने कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फ़ैल्कन की स्ट्रैटेजी भी वहाँ पे लॉन्च होंगी। और अस्करी 6 हमें मालूम है कि ऑलरेडी डीएचए के अंदर आ रहा है। शौकत खानम का इफ्तिताह भी अगले 1 आध साल में हमें नज़र आ जाएगा। सो ये जो रोड जितनी भी अभी आपको मैंने बताई इसकी ये जो 306 किलोमीटर की जो रोड बनने जा रही है, इस रोड की वजह से ना सिर्फ कराची के अंदर तरक्की होगी, मज़ीद ये जो तमाम डेवलपमेंट्स हैं लोगों की, कराची तो माशाल्लाह वैसे भी गरीब-गुरबा का शहर है, हर एक को अपने दामन में समो लेता है। तो जितने भी लोग यहाँ पे आएँगे इंटीरियर सिंध से भी माशाल्लाह, तो सिर्फ कराची डेवलप नहीं होगा बल्कि हैदराबाद चूँकि बहुत नज़दीक आ जाएगा, हैदराबाद बहुत अच्छा डेवलप होगा। और इस सड़क की वजह से लोग शायद आधे घंटे, 1 घंटे की ट्रैवलिंग के साथ जो करीब-करीब के शहर हैं वहाँ से भी ईज़िली, अगर आप अपने घर को वीकेंड पे जा सकते हैं या 2-3 बार ट्रैवल कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप अपना ज़रिया माश, बिज़नेस या रहाइश या सेकंड होम या आप कहीं भी मूव कर सकते हैं ताकि आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ भी एक राब्ते में रहें उसके ऊपर। तो ये जितनी सोसाइटीज़ मैं समझता हूँ जो डेवलपमेंट हो रही हैं रियल एस्टेट के अंदर, मुझे ये लगता है कि ये जो मेन शहर की जो साउंडिंग है, स्पेशली मैं M9 की बार-बार बात करता हूँ, M9 की जो डेवलपमेंट है वो शायद इस वक़्त सबसे ज़्यादा तेज़ी से होगी और इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट आपको कराची में किसी और जगह नज़र नहीं आने वाली। तो मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा आप किस किस्म की इस पे राय रखते हैं मेरी गुफ्तगू के ऊपर। मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी खबरों से आगाह करता रहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।